जीएस वर्ल्ड ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनके नोट्स भी मैंने पढ़े थे। टेस्ट सीरीज़ भी जीएस वर्ल्ड की देखी थी, जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है। जीएस वर्ल्ड संस्थान का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान। मैंने अपनी तैयारी जीएस वर्ल्ड से ही की है। जीएस वर्ल्ड कोचिंग का हमारी सफलता में इसमें जीएस वर्ल्ड का बहुत सहयोग है। और जीएस वर्ल्ड से ऑनलाइन क्लास की थी और टेस्ट सीरीज भी अच्छी है इनकी, तो आप कर सकते। यूपीपीसीएस में लगातार 3 वर्षों से टॉपर देने वाला मात्र एक संस्थान, जीएस वर्ल्ड। मैं सनी पांडे, जो यूपीपीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैंने अपनी तैयारी जीएस वर्ल्ड से ही की है। यहाँ का मैं क्लासरूम का छात्र, टेस्ट सीरीज एवं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट रहा हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान जीएस वर्ल्ड प्रबंधन, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीगण का भरपूर सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा, जिसने इस सफलता को प्राप्त करने में अत्यंत सहायता अर्जित की है। मैं केवल जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट रहा हूँ, अन्य इंस्टीट्यूट में केवल मॉक दिया है। और अपने नए भाइयों से मेरा ये सुझाव रहेगा कि वो टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग के लिए जीएस वर्ल्ड को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि इनका क्वेश्चन आंसर चेक होना और उसका एक्सप्लेनेशन अत्यंत सुदृढ़ एवं आयोग के मानकों के अनुरूप होता है। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस तीनों एक ही हैं कि तीनों अलग अलग? सर अलग अलग हैं। क्या अंतर है तीनों में? सर गुड गवर्नेंस की परिभाषा सर्वप्रथम यूएनडीपी ने 1992 में दी थी, जिसके आधार पे शासन किस प्रकार से जन केंद्रित हो और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी एवं अकाउंटेबल हो। वहीं सर ई गवर्नेंस में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे उत्कृष्ट उपयोग किया जाए उस पर निर्धारित है। वह एथिकल गवर्नेंस में सर प्रशासन में एथिकल मूल्यों जैसे प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, करुणा आदि का कैसे समावेश किया जाए इस पर आधारित है। ई गवर्नेंस में क्या है? ई गवर्नेंस में सर आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उत्कृष्टतम उपयोग पर आधारित है। और गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस सर गवर्नेंस का ही एक उत्कृष्ट रूप है, जिसके अंतर्गत शासन को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाए। तो मैं अधिक अकाउंटेबल कैसे पारदर्शी बनाएंगे अगर आईसीटी का उपयोग नहीं करेंगे तो? सर उसमें आईसीटी का भी एक प्रयोग है, लेकिन और भी अन्य अवधारणा भी शामिल होती है, जैसे मोबाइल गवर्नेंस को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, प्लस सिटीजन चार्टर का उपयोग किया जाता है जिससे भ्रष्टाचार ना हो आदि का उपयोग किया जाता है। मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा है। मैं 2023 की यूपीपीसीएस परीक्षा में डिप्टी एसपी पद पे सेलेक्ट हुआ है रैंक 9 के साथ। मैं शिवराजपुर गांव का निवासी हूं, जो कि थरवई थाना के अंतर्गत प्रयागराज में आता है। मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा अपने गांव से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2011 में कंप्लीट किया है। उसके बाद से ही मैं आईटी में काम कर रहा हूँ। मुझे लगभग 10 सालों का अनुभव है। मैंने कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और अभी एक स्वीडन बेस्ड एमएनसी में काम कर रहा हूँ। ये मेरा तीसरा प्रयास था यूपीपीसीएस में, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। इसी क्रम में मुझे हर फेज़ पे लगभग जीएस वर्ल्ड की सहायता मिली है। मैंने प्रीलिम्स लेवल पे जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और उससे काफ़ी मदद मिली। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक स्ट्रगल के फेज़ से गुजर रहे हैं और वो जायज़ है, ज़रूरी भी है, वो आपको बाद में समझ आएगा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू आप इस फेज़ से गुजरिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। 2011 बैच के रैंक 49 आईएएस ऑफिसर स्वरोचित सोमवंशी जी की एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें हैं आपके लिए।
रात काली है भयंकर, दूर तक पसरा अंधेरा, डस लिया है कृष्ण सर्पों ने, है नहीं जीवित सवेरा, है मगर तू सूरी इतना जान ले बस, उग प्रखर कर भोर कर ललकार के अर्घ, अब समय है पूर्ण कर जो स्वप्न तूने खुद बुने हैं, युद्ध के मैदान तूने खुद चुने। इट्स योर फाइट, यू ओ इट टू योरसेल्फ, नोबडी विल कम टू योर रेस्क्यू, इट्स यू हु विल फाइट। तो जो भी है प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट कीजिए, स्ट्रेटजाइज कीजिए, प्रीलिम्स नज़दीक है, अच्छी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कीजिए, यू कैन टेक GS World for that, very enriching, very qualitative, very good questions, almost similar to the real exam. So please take a benefit of the test series and apply to your prelims and take benefit. All the very best. Thank you so very much. सर मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा है, मैं प्रयागराज ज़िले का निवासी हूँ। मैंने प्रयागराज के ही अपने गांव से ही प्रारंभिक परीक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से ही मैं लगातार MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। उसी के क्रम में मुझे 10+ सालों का अनुभव है। इस क्रम में मैंने कॉग्निजेंट 2011 में आपने बीटेक कर लिया? जी सर। उसके बाद कहाँ रहे आप? सर पहले मैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में था 3 साल के लिए। ठीक है। फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया, 15 से 21 तक मैं इन्फोसिस में था। अभी मैं एक स्वीडन बेस्ड MNC में काम कर रहा हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड के पद पे। शायरी और गज़ल में क्या अंतर होता है? सर शायरी स्टैंड अलोन भी हो सकती है। जैसे एक कोई आशार है वो शायरी हो गई, जब शायरी का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो एक गज़ल फॉर्म में होती है। गज़ल को परफॉर्म भी किया जाता है, शायरी को मोस्टली मुशायरों में स्टैंड अलोन शायरी के लिए भी बोला जाता है। और शायरी में ज़रूरी नहीं है कि राइम बने भी। अच्छा। कभी कभी वो शेर होते हैं जिसमें राइमिंग की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि वसीम बरेलवी जी का मुझे शेर याद आ रहा है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना कोई मकान नहीं होता। ये शायरी अपने आप में पूरी है, लेकिन इसमें राइम की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक अंतर है। राहत इंदौरी जी की कोई शायरी सुनाइए सर। राहत, हाँ, कोई 1-2-3 लाइन याद? ज़रूर सर। राहत इंदौरी जी की बहुत सारी मुझे पसंद है, लेकिन एक खासकर ये है कि तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाज़ार में बैठे हैं खसारा करके, सोचता हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके, मैं वो दरिया हूँ हर एक बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मेरा नाम गायत्री यादव है, मैं इटावा ज़िले की मूल निवासी हूँ। यह PCS परीक्षा 2023 में यह मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने DYSP में रैंक 22 हासिल की है। GS वर्ल्ड कोचिंग का योगदान मेरी सफलता में काफ़ी अहम है। पैनल काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया। जो बताया वो मुझे मेन इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल हुआ और बहुत सहायता प्राप्त हुई। मुझे सभी स्टूडेंट से यही कहना है कि डेडिकेटेड और फोकस होकर पढ़ाई करें, सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी और एक ना एक दिन आप अपने गोल को निश्चित ही अचीव कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ GS वर्ल्ड कोचिंग का। बीएड किया है आपने? यस सर। नई शिक्षा नीति के तहत यस सर। आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी को जो है यस सर प्रमोट करने की बात कही जा रही है। जी सर। किन कारणों से? सर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी के तहत, जैसे बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के तहत बच्चों का खेल कूद, व्यायाम और इन सब चीज़ों को सर बढ़ावा मिलेगा। तो मुझे सर एक्टिविटी बेस्ड यस सर इनको जो है देने के लिए। कुसुम योजना क्या है? सर कुसुम योजना सौर पैनल से संबंधित है, जिसमें सर सौर ऊर्जा के द्वारा जो ट्यूबवेल हैं और उन सबको चलाने के लिए सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी सर 2019 में। टेस्ट सीरीज किया था वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी। बाकी मनोज सर, ओम सर और MD सर, धन्यवाद सर। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने जो है इंजीनियरिंग की है, BTech किया पंजाब से और अभी जो है एक निजी पब्लिकेशन हाउस में कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। राम के नाम पर राजनीति सही है आपके दृष्टि? सर राम के नाम पे राजनीति सही नहीं है, लेकिन वो जो मांग है राम मंदिर निर्माण को लेके
उसके तहत सर प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। उसमें विपक्ष को भी आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ सत्ता पक्ष ही वहाँ पर विद्यमान है। तो मुझे लगता है कि राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी दलों को भी बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जी सर। क्या है, दोनों एक ही हैं क्या अलग अलग? सर ये दोनों अलग अलग हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो हम किसी परिस्थितियों और अन्य व्यक्तियों के इमोशन, भाव, गेस्चर, इन सब को देख के सर जो एक जो मतलब जो ये सब पहलुओं में जो मिलता है उसके आधार पर निर्णय लेना सर, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जैसी बुद्धिमत्ता धारण करना मशीनों के द्वारा। जब मशीनें मानव जैसे तार्किक सोचने और लॉजिकल आधार पे निर्णय लेने लगती हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मेरा नाम तुष कुमार पांडे है। मैं लखीमपुर खीरी जनपद से हूँ। इस बार की यूपी पीसीएस की 2023 की परीक्षा में डिप्टी एसपी में मैंने 19वीं रैंक प्राप्त की है। जो जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज है मेंस की मैंने ज्वाइन करी थी, काफ़ी हेल्पफुल रहती है और प्रीलिम्स के स्तर पे काफ़ी जीएस वर्ड काफ़ी अच्छे से काम करता है। और मुझे लगता है कि आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो लगातार आप उसमें लगे रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। इसका एग्जाम्पल के रूप में मैं स्वयं हूँ। और एक राजेश रेड्डी जी का शेर है, वो कहते हैं कि आसमां में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, बस शर्त यह है कि इतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। धन्यवाद। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा संत कबीर नगर जनपद से हुई है और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक किया है और वर्तमान में मैं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति आपात। सर राष्ट्रीय आपात से सर आर्टिकल 352 में उसका उल्लेख किया गया है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और जो राष्ट्रपति आपातकाल है उसका आर्टिकल 356 में वर्णन है। वो किसी राज्य में अगर वो कानून विधि के अनुसार, अगर संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है उसमें। सर मेरा नाम अरुण पाराशर है। मैं आगरा जिले को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, अभी रिटायर्ड हैं सर। और मेरी प्राथमिक शिक्षा सर शिशु मंदिर आगरा में हुई। उसके बाद मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ जहाँ पे मैंने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की। उसके उपरांत सर मेरा सिलेक्शन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हुआ था और मैंने वहाँ पे अपनी डिग्री ली और उसके बाद मैंने सेना में कमीशन लिया सर। सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में सर मैंने 11 वर्ष सर्विस की। इस दौरान सर मैंने सेना की स्पेशल फोर्सेस के साथ भी काम किया, कश्मीर में भी पोस्टिंग काटी और एज ए यूएन पीस कीपर साउथ सूडान में भी मैंने सर्विस की सर। और मैं इस वर्ष फरवरी में सर 2023 में रिटायर हुआ सर और मेरी अंतिम पोस्टिंग जोधपुर थी जहाँ पे मैं स्पेशल फोर्स के साथ काम कर रहा था सर। ये बताइए स्थापत्य कला और वास्तुकला में क्या है? सर स्थापत्य कला जो है वो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को कहते हैं सर। जैसे स्ट्रक्चरल टेम्पल का जो निर्माण हुआ है सर और जो हमारे जैसे नगरा त्रिपुरा आर्किटेक्चर है सर
वो स्थापत्य कला के अंदर आते हैं। मूर्त रूप में जो हमारे से निर्माण करते हैं, ग्रॉस होता है सर वो। वास्तुकला सर सॉरी सर, मुझे उसका इंग्लिश टर्म इफ़ यू कैन प्लीज़। नहीं बता सकता ना सर, लेकिन जो वास्तुकला है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है सर, इफ़ आई माइट ट्राई सर, इफ़ यू अलाउ, जो फाइन चीज़ें हैं सर, जहाँ पर फाइन स्किल्स का यूज़ हुआ है, छोटे स्तर पे जो बनी है, सुंदरता का बहुत ज़्यादा उसमें सर फोकस किया जाता है, शायद सर चित्रकारी और कार्विंग्स। जी सर, मेरा नाम मनोज है, मैं बरेली जनपद से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की है। उसके बाद सर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। उसके बाद विषय भी बताइए, किस विषय? जी सर, मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है, बीएससी की। कॉलेज का नाम? रामजस कॉलेज सर। रामजस कॉलेज, जी सर। उसके बाद सर मैंने 1 साल तक पंचायत सहायक के रूप में काम किया है। पंचायत सहायक का काम क्या होता है? जी सर, मैं पिछले साल तक कार्यरत था, पर मैंने इस्तीफा देकर तैयारी कर रहा हूँ सर। इसका काम जो होता है, जो ग्राम प्रधान और सचिव जो होते हैं उनकी सहायता करना होता है, जो कार्यालयीय कार्य होते हैं उनमें, जैसे सर। जी सर। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, तीनों में क्या अंतर है? सर, ई गवर्नेंस का तात्पर्य होता है जो प्रशासन के सर जो कार्य होते हैं उनमें सर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सर जो इंटरनेट हो गया, जो मोबाइल हैंडसेट हो गए, लैपटॉप वगैरह, इनका प्रयोग होता है सर। एथिकल गवर्नेंस का होता है जो नैतिक रूप से उत्तरदायी जो प्रशासन होता है सर अपने, वो उसको एथिकल गवर्नेंस कहते हैं सर। गुड गवर्नेंस होता है जो सर उत्तरदायी हो, जवाबदेही हो और सर ईमानदार हो, और सर ये 3 याद और सब में ईमानदारी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व की जरूरत नहीं सर उसमें होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सर ये मतलब गुड गवर्नेंस का ये सर प्रकार बताए गए हैं UNDP द्वारा। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सुने होंगे? जी सर। ठीक है, आपको क्या लगता है इन दोनों धर्मों में आज में कौन प्रासंगिक है ज़्यादा? सर, जैन धर्म तो सर जहाँ से उत्पत्ति हुई थी उसी देश में सीमित रह गया, लेकिन सर बौद्ध धर्म ने इस अपने जन्म स्थान से और भी देशों में प्रसार किया। तो सर मुझे लगता है कि प्रासंगिक तो इस समय बौद्ध धर्म ही रह गया है। बौद्ध धर्म? जी सर। अच्छा, जैन धर्म नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर प्रासंगिक है उसके सर, लेकिन सर बौद्ध धर्म ज़्यादा सर एक्सपेंशन किया अपना। अभी आप बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म का अपने क्षेत्र से ज़्यादा प्रसार हुआ? जी सर। लेकिन अपने क्षेत्र में तो गायब हो गया ना? जी सर, बिल्कुल हो गया। वो क्या ऐसा क्यों रहा कि वो दूसरे देश में खूब फला फूला और जिस देश में उसका जन्म हुआ वहीं से वो गायब हो गया? क्योंकि सर मुझे लगता है कि जहाँ से बौद्ध धर्म जन्म हुआ उसको वहाँ पे उसकी जो प्रतिरोधी शक्तियाँ थी सर, जैसे वो एक्टिव थे सर। जहाँ प्रसार किया वहाँ ऐसा नहीं था। अच्छा, मतलब यहाँ विरोधियों ने उसका खात्मा नहीं किया सर, लेकिन उसको प्रतिरोधी मिले थे। और सर ऐसा माना जाता है कि सर कुछ भी रीजन योगदान रहे बौद्ध धर्म के यहाँ से सर लुप्त होने में, जन्म स्थान है। जहाँ जापान और चाइना वगैरह जहाँ जहाँ वो फला फूला वहाँ प्रतिद्वंदी उसको नहीं मिले, प्रतिद्वंदी नहीं मिले। और सर उसकी विचारधारा उन लोगों से मतलब मैच की, जैसे अहिंसा की है, कर्मकांड रहित है, और सर वो कुछ विचार उन लोगों से मैच किए तो उन्होंने उसको अपनाया। सर, मेरा गृह जनपद बुलंदशहर है। मैंने प्राइमरी एजुकेशन दीवान पब्लिक स्कूल हापुड़ से करी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक फ्रॉम IT गलगोटिया कॉलेज से करी है, और मुझे TT खेलना पसंद है। बुलंदशहर से है सर। तो बुलंदशहर की मेन फसलें कौन कौन सी है? सर, वीट, मेज़, शुगर केन। शुगर केन। शुगर केन के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है सर। ठीक है, MSP के स्थान पर। सर, शुगर केन के लिए ही क्यों जारी किया जाता है? सर, शुगर केन डिपेंड करता है रॉ मटेरियल शुगर मिल्स के अकॉर्डिंग, शुगर मिल्स के डिमांड के अकॉर्डिंग।
तो उसके शुगर मिल्स की डिमांड को देखते हुए इसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अलग से डिटरमाइन करा जाता है। क्यों? सर डिमांड कितनी है या शुगर मिल्स में भुगतान कितना हो रहा है, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए। क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? सर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए देती है कि उस क्रॉप्स पे मिनिमम प्राइस किसानों को मिल पाए, उनकी फसलों को मार्केट से भी कम प्राइस ना मिले, जिससे कि उनका जो लागत है और प्लस थोड़ा मार्जिन सर किसानों को उचित टाइम पे और उचित समय पे मिल पाए। इतिहास में किन से आप 3 व्यक्ति ऐसे बताइए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कारण बताइए। सर सुभाष चंद्र बोस, डेडिकेशन टुवर्ड वर्क और टुवर्ड एक आइडियोलॉजी के। क्या दिखाई देता है डेडिकेशन? सर उन्होंने जैसा कि बोला कि मिलिट्री अप्रोच एक बेस्ट अप्रोच रहेगी, इसके लिए उन्होंने इवन 1938-1939 में पद भी छोड़ने पे विवश हो गए थे। तो सर और उसके बाद 1943 में फॉर्म भी करी सर इंडियन नेशनल आर्मी। तो सर कहीं ना कहीं डेडिकेशन था, उनके अप्रोच के लिए वो अपने स्टिक थे अपने प्रिंसिपल्स पे। और सर दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी डेडिकेशन रहा उनका, उन्होंने अच्छा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत अच्छे काम करे। उन्हें सर महत सत्याग्रह 1927 में मनुस्मृति को जब जलाया था तो उन्होंने दिखाया था कि टेम्पल्स पे आपकी और वेल्स पे आपकी हेजीमनी नहीं है, सबका अधिकार एक समान अधिकार है। विमेंस राइट के लिए काम किया और हिंदू कोड बिल जिसमें जब आया था विमेंस को इक्वल राइट देने की बात कही थी। और सर थर्ड महात्मा गांधी जी, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, स्टिक टू इट्स प्रिंसिपल। सर वो हमेशा उसी प्रिंसिपल पे काम करा, एंड टाइम में मरते वक्त भी उसी प्रिंसिपल पे अड़े रहे। आपने कहा कि आपने बीटेक किया है आईटी से। सर आप प्रशासन में आईटी का प्रयोग कैसे करेंगे? सर बीटेक करने पे मेरे को एक एज होगी, जैसे कि अभी डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है तो मेरे पे से एक एज होगी कि जितने सॉफ्टवेयर हैं उनके मैं लूप होल जल्दी जान पाऊंगा, या उसमें क्या क्या कमियां हैं मैं सरकार को रिकमेंड कर पाऊंगा, या लोगों को एनरोल करने में सहायता कर पाऊंगा। वो मेरे पास एक एज होगी, क्योंकि सारे सर जितने भी यूपी की स्कीम्स हैं, ई डिस्ट्रिक्ट, ई निबंधन, ग्रीवांस रेडिसल फोरम, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडिसल फोरम, ई टेंडरिंग, सर कहीं ना कहीं हम डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं। तो सर मेरे पास एक एज है उनके लूप होल समझने के लिए और उसकी प्रणाली समझने के लिए। फिलॉसफी में या पॉलिटिकल साइंस में आपके कौन से थिंकर ऐसे हैं कि जो आपको अच्छा लगा पढ़ने में, उसी समय? पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो, अरिस्टोटल हमको अच्छे लगे। प्लेटो का क्या प्लेटो आपको क्यों प्रभावित किया? सर उनका जो एजुकेशन सिस्टम था सर, उनका एजुकेशन थियरी थी वो काफ़ी सर उस समय के अनुसार अपने जो क्या है एजुकेशन? सर वो उन्होंने एजुकेशन को चार भाग में बांटा था। तो पहला था कि 0 से 6 वर्ष में एक एजुकेशन दिया जाएगा। तो उनकी एक एकेडमी थी। एकेडमी जी। क्या नाम था एकेडमी? रिपब्लिक। नहीं, रिपब्लिक तो उनके बुक का नाम, एकेडमी का नाम। एकेडमी के बाहर कुछ लिखा हुआ था। जी सर। रिस्ट्रिक्शन था कि गणित जिसको मैथ ना आते हो वो अंदर नहीं आएंगे। अंदर नहीं आएंगे, ऐसा क्यों था? बताइए, अंदर पढ़ाया जा रहा है फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और मैथ एंड आर्ट, क्या माने, क्या करना चाहते? पर वो ज्यामिति और जो रेशनल थिंकिंग जो भी था उस पर वो ज़्यादा फोकस करके सोचने समझने के लिए। चलिए इंडिया में आते हैं। अगर जो है इंडियन फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी का कंपेयर करें तो क्या आप मूलभूत अंतर पाते हैं? एक अगर अंतर बताना हो। सर इंडिया फिलॉसफी आध्यात्म पे काफ़ी बल देता है। बहुत अच्छा। और वेस्टर्न सर वो थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग या फिर मटेरियलिज्म को ज़्यादा। मेरा नाम अमित है। मेरी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से हुई है और मैं UGC नेट क्वालिफाई।
आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बहुत सारे ऐसी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं जिससे उत्तर प्रदेश भविष्य में टूरिज्म का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भविष्य में पर्यटक आकर्षित होंगे? सर एक तो जो न्यू डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सेकंड स्थान पर और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू पर्यटन पॉलिसी लाई है 2023 में, जो 2018 किया रिव्यू किया है उसके पश्चात, और कई सारे उसमें 12 तरह के पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं और कई सारे जो जैसे अयोध्या है और वाराणसी वगैरह है उन सब का अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा और ज़्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। जातिगत जनगणना के 3 नुकसान। सर जातिगत जनगणना एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा सर, दूसरा कि जातिगत जनगणना से वोट बैंक की राजनीति संभव है, और तीसरा सर कि जातिगत जनगणना पहले से ही कराई गई है, 2011 में कराई गई थी, उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, तो वही जारी कर दिया जाएगा तो और अच्छा रहेगा।